आपका, आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिला पुलिस हिरासत में है। शाइस्ता के साथ चुनाव प्रचार में दिखी थी दोनों ही महिलाएं। 25,000 की इनामी। शाइस्ता के कुछ वीडियोस वायरल हैं। वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ शाइस्ता दिखाई दी। वायरल वीडियो वारदात से कुछ दिन पहले के बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि शूटर्स को पकड़ पाने में नाकाम पुलिस ने शाइस्ता की घेराबंदी तेज कर दी है और जल्द ही शाइस्ता पर घोषित इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। ये भी खबर है। अतीक के ड्राइवर और मुंशी से पूछताछ के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस हत्याकांड में शाइस्ता का बड़ा रोल है। और मेरे साथी मोहम्मद मोइन इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, शाइस्ता परवीन के जो 2 करीबी महिलाएं बताई जा रही हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, ये वो 2 महिलाएं हैं जो शाइस्ता परवीन के साथ लगातार चुनाव प्रचार करती थी। दरअसल शाइस्ता परवीन 5 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और पार्टी ने उसी दिन उन्हें मेयर का उम्मीदवार बनाया था। तो लगातार ये महिलाएं शाइस्ता परवीन के साथ चुनाव प्रचार में कई जगहों पर सीसीटीवी में नजर आई हैं और जो पुलिस टीम है उसे इस बात की आशंका है कि ये दोनों शाइस्ता परवीन की काफी करीबी हो सकती हैं और उनसे इस बात की जानकारी मिल सकती है कि शाइस्ता परवीन कहाँ छिपी हो सकती हैं, कहां पर उन्होंने शरण ले सकती है। तो इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर कहीं इस तरीके की कोई बात सामने आती है कि शाइस्ता परवीन को फरार करने में, बाहर भगवाने में, किसी जगह छिपे होने में इन महिलाओं ने भी मदद की है तो शरणदाता के तौर पर इनकी भी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में की जा सकती है। बहरहाल 1 महीने का वक्त हो गया है। ना तो 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटरों का पता चल सका है और ना ही शाइस्ता परवीन का। इसीलिए जो इनके करीबी है अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया मोइन आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, वायरल वीडियो में महिलाएं देखी गई शाइस्ता परवीन के साथ, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इन दोनों से की जाएगी और ये कहा जा रहा है इन दोनों से पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ सुराग हाथ लगे कि शाइस्ता परवीन आखिर कहां पर छिपी हुई है। शाइस्ता के साथ चुनाव प्रचार में दोनों ही महिलाएं दिखाई दी। 25,000 की इनामी शाइस्ता के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और उन वीडियोज में महिलाएं ये 2 दिखाई दी जिनको हिरासत में लिया गया है। स्कूलों में आप अपने बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए भेजते हैं, लेकिन सोनभद्र में नौनिहालों का आज और कल दोनों ही खतरे में है। 2 विभाग अपनी अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। क्या है मामला, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सोनभद्र के 378 स्कूलों से 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार गुजर रहा है, जिससे छात्र खतरे के साए में पड़ने को मजबूर हैं। हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से पहले हादसे भी लगातार हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इन तारों को हटाया नहीं गया। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तारों को हटाने के लिए बिजली विभाग ने शिक्षा विभाग से बजट की मांग की है, जिसके बाद सोनभद्र के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा निदेशालय को मामले की जानकारी भी दी, लेकिन अब तक शिक्षा निदेशालय की ओर से जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकारी विभाग किसी और हादसे का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई और बड़ा हादसा सरकारी विभाग चाहते हैं? क्योंकि पहले भी ये बता रहे हैं यहाँ के लोग कि हादसे हो चुके हैं। सोनभद्र से ये खबर है, बेहद चिंता पैदा करने वाली खबर। 378 स्कूलों से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार गुजर रहा है, जिससे छात्र खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हाई टेंशन तार टूट करके गिरने से पहले भी हादसे हो चुके हैं, लोग यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन तारों को यहाँ से हटाया अभी तक नहीं गया है। जिम्मेदार अधिकारियों से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पूरी खबर है क्या, तफसील से आपको बताएं। सोनभद्र में 2261 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। 378 स्कूलों से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, ये कहा जा रहा है, और तार टूटकर गिरने से हादसे लगातार यहां पर हो चुके हैं। छात्रों, शिक्षकों पर हर वक्त यहां पर खतरा बना हुआ है। अधिकारी मामले में जब उनसे पूछा गया तो गोलमोल जवाब अधिकारी दे रहे हैं। बिजली विभाग ने शिक्षा विभाग से 1,56,00,000 रुपए मांगे हैं। धनराशि मिलने पर बिजली विभाग तार हटाएगा, ये कहना है बिजली विभाग का। बीएसए ने शिक्षा निदेशालय को जानकारी दी और निदेशालय की ओर से अभी तक कोई जवाब इसको लेकर नहीं आया है।
अधिकारियों से पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिजली विभाग ने कहा है कि जब उनको राशि दे दी जाएगी जितनी वो मांग कर रहे हैं, उसके बाद वो इन हाई टेंशन तार को यहां से हटा पाएंगे। और डिमांड है बिजली विभाग की 1,56,00,000 रुपए की। बीएसए ने शिक्षा निदेशालय को जानकारी दी है और निदेशालय की ओर से ये आप जान लीजिए कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। देखिए कैसे स्कूलों से गुजरते हाई टेंशन तार बच्चों की जिंदगी पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। एक छात्र की जुबानी आपको सुनाते हैं, यकीन जानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सुनिए जरा। लंच हुआ तो लंच के समय हम प्लेट धोने आए, लास्ट में आए सब लोग दूसरा हैंड पाइप पर चले गए थे, हम लास्ट में ये हैंड पाइप पर आए प्लेट धोने के लिए, देखे कि खाली है तो प्लेट धो करके जैसे हम घूम रहे थे हाथ झाड़ते हुए तो ऐसी स्टेबल वाला तार में लाइन आ गया था, इसी जगह ट्रांसफार्मर था, शर्ट में एक तरफ के पूरा मतलब खींच लिया। अभी एक ठो हाथ कट गया है मेरा, अब एक ठो पैर कट गया है, इधर पूरा साल में जल गया है। ये एक ठो हाथ ये भी हाथ मतलब जल चुका है। और आइए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बीएसए हरिवंश कुमार जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। हरिवंश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और सर, ये आप देख रहे हैं, ये खबर तो आपको मिली होगी, एक 378 स्कूल है सर, 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार गुजर रहा है। बच्चे किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे होंगे सर, इसका अंदाजा हम लगा पा रहे हैं? हाँ मैडम, जैसे कि आपने बताया, इनमें से लगभग 200 के आसपास स्कूल हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर से ही तार निकल रहा है और इनका एस्टिमेट बनाकर के शासन को भेजा गया है। बहुत जल्दी हमको धनराशि प्राप्त हो जाएगी और उनको हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। इसके ऊपर हम लोग काफी संजीदगी से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसे तार जो कि विद्यालय परिसर के ठीक ऊपर से निकले हैं उनको हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। सर, आपसे बात होने से पहले एक छात्र को हम सुना रहे थे सर, वो बता रहे हैं कि उनका एक साइड का पूरा हाथ जल चुका है, पाँव उनका जल चुका है, वो पूरी तरीके से झुलस चुके हैं सर। किस बात का इंतजार और इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ? आपने जो बताया है कि वो नल के पास थे, ऐसा कोई घटना किसी तरह की सोनभद्र में नहीं आई है और ना ही किसी तरह का संज्ञान में आया है। विद्यालयों में जो नल है, नल के पास से तार या फिर बिल्कुल, चूंकि जो तार हैं वो काफी ऊंचाई से निकले हैं या बाउंड्री के किसी हिस्से से निकले हुए हैं, तो जो भी पार्ट से भी निकले हुए हैं उनके भी एस्टिमेट बना करके और विद्यालय परिसर में तो तार टच हो रहा है ना सर, ये आप मान रहे हैं ना कि विद्यालय के परिसर में तार तो वहीं से होकर के गुजर रहा है? हाँ जी, ऊंचाई से गुजर रहे हैं। जैसा कि जो बच्चे ने भी बताया है, ये संभवतः विद्यालय के अगर बता रहे हैं तो ये चीज संज्ञान में ना तो आई है और ना ही इस तरह की कोई घटना घटित हुई है जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। जो बताया है कि नल में आ गया है करंट, तो वो अलग चीज है कि हो सकता है कि उसमें अर्थिंग रही हो, इस वजह से ये दिक्कत हुई हो। कहाँ ये नल है सर? ये स्कूल से बाहर कहीं किसी मकान के बाहर है क्या? किसी गाँव में ये नल है क्या? स्कूल परिसर में ही तो ये नल है ना जहाँ पर ये छात्र बता रहा है। ये आप ये कह रहे हैं कि इस छात्र के झुलसने की कोई जानकारी आपको नहीं है? जी नहीं, इस तरह का कि विद्यालय में कोई इस तरह की घटना हुई है। किससे बात हुई सर आपकी? नहीं है। किससे बात हुई आपकी? हमारी बात किससे हुई है? आपने जानकारी किससे जुटाई? क्योंकि ये खबर तो हम बार बार दिखा रहे हैं, 11,000 वोल्ट का जो तार है वो 378 स्कूल ऐसे हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये है ही नहीं। वो सब नहीं मैडम, ये सभी 11,000 वोल्टेज वाले नहीं है, कुछ न्यूज वोल्टेज वाले हैं और उनमें जो 378 का जो कराया गया था सर्वेक्षण, उनमें से कुछ बाउंड्री वाल के बाहर से या पास से निकले हुए हैं, क्योंकि विद्यालय के ठीक ऊपर से भी नहीं है। तो इनके ऊपर सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अवशेष भी जो बचे हुए हैं उनका भी ये इंश्योर करा रहे हैं कि कहीं पर इस तरह की दिक्कत ना रहे कि विद्यालय की जद में कदापि भी आ पाए। तो हम लोग इसके ऊपर संजीदगी से काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बच्चे वाला बताया है कि इस तरह का अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि विद्यालय में किसी तरह की घटना हुई है। हम लोग इसके ऊपर अगर कहीं तार निकले हुए भी हैं, शिक्षकों को भी लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा। ये भी बहुत अजीब बात है सर, आप ये कह रहे हैं कि अभी जानकारी आपको इस बात की मिली नहीं है और आप कार्रवाई करेंगे आने वाले वक्त में। सर्वेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश सिंह जी, इस खबर को हम लगातार बता रहे हैं कि 378 स्कूल ऐसे हैं जो हाई वोल्टेज लाइन जिनसे होकर के गुजर रहा है 11,000 वोल्ट का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बीएसए साहब जुड़े हुए वो कह रहे हैं कि ये तो खबर उनको मालूम ही नहीं है। देखिए, जो स्कूलों की बात है, लगभग 125 विद्यालयों के ऊपर से जो ज्यादा डेंजरस थे उनका एस्टिमेट दिया जा चुका है साहब को, और शेष लगभग 260 है। इनका एस्टिमेट बन गया है लगभग, आज कल में हम इनको दे देंगे। जैसे भुगतान होगा इसको हटा दिया जाएगा वहाँ से।
लेकिन ये कब से ये समस्या बनी हुई है और इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो डर के साए में जी रहे हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर सब खौफजदा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। बिना पैसे से कोई काम नहीं किया जाता। ये देरी क्यों हो रही है? क्यों आपको लग रहा है कि बजट को देने में इतना वक्त लग रहा है? बजट मेरे यहाँ से नहीं आना, बीएसए साहब के नहीं, यहाँ से आपको बजट मिलेगा ना, वक्त क्यों लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? क्यों इतना वक्त लगाया जा रहा है? अब इसमें मैं कुछ समझ नहीं कर सकता। बहुत जल्दी बजट मिल जाएगा। अच्छा, हरिवंश कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजट में देरी की वजह से ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हरिवंश कुमार जी, ये सर्वेश जी बता रहे हैं कि बजट आप लोग देंगे या फिर बजट आगे से मिलेगा तो उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। यस मैम, बजट बहुत जल्द हमको मिल जाएगा। इस पर हम लोग परसू भी कर रहे हैं और जो अवशेष स्कूल हैं उनका एस्टिमेट भी एक्शन हिसाब से बनवा लिया है। और जो ऐसे हैं जिन्हें तत्काल हटाया जाना जरूरत है, उसके लिए बजट प्रेषित किया जा चुका है और बहुत जल्दी इनको हटाने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका हरिवंश कुमार जी और सर्वेश जी हमसे जुड़ने के लिए भी और बात रखने के लिए भी। और हमारे साथी संतोष भी इसी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट को हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष, क्या है वहां की ग्राउंड हकीकत, बताइए जरा, कहां पर लापरवाही है, कहां पर दिक्कत है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिले में 2261 स्कूल है और जिले के जो आला अधिकारी हैं किसी भी विद्यालय से वो जाके व्यक्तिगत रूप से कोई निरीक्षण नहीं किया है। वो सिर्फ रिपोर्ट मंगाते हैं, रिपोर्ट के आधार पे करते हैं और जो रिपोर्ट होती है उनके एपीएसए होते हैं या उनके जो सहायक अध्यापक होते हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर, तो वो रिपोर्ट कोई सही नहीं मानी जा सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट एक बार आई थी कि 425 विद्यालय में से कुछ विद्यालयों से हटा दिया गया था, लेकिन 378 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें से वो हाई टेंशन तार हटाया नहीं गया है। और जो चाहे बीएसए साहब हो चाहे ये एक्सीएम साहब हो, एक्सीएम साहब को तो सिर्फ पैसा चाहिए और बीएसए साहब जो है ये धुलमुल रवैया है। या ये लोग हादसे का इंतजार करते हैं कि अगर हादसा होगा तो हम जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी ठीक है, जिन विभागों की जिम्मेदारी है वो सारे ढीले पड़े हुए अधिकारी वहां के, आप ये बता रहे हैं, और कोई सुध इस पर ले ही नहीं रहा है, सब लापरवाह बने हुए हैं। ये जानकारी संतोष आप दे रहे हैं, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। संतोष, नजर आप बनाए रखें। अब आइए आगे बढ़ें, बात योगी सरकार 2.0 के पहले रिपोर्ट कार्ड की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं योगी सरकार 2.0 के 1 साल आज पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने पिछले साल 25 मार्च को दूसरे कार्यकाल में सीएम के तौर पर शपथ ली थी और जिसके 1 साल आज पूरे हो गए हैं। आज सीएम योगी अपने इस कार्यकाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके उपलब्धियां अपनी गिनाएंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे कहा जा रहा है लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लोक भवन सज धज करके तैयार हो चुका है, फूलों से भवन को सजा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सरकार के जितने भी मंत्री हैं, सांसद, विधायक हैं, वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में वो रखेंगे। योगी सरकार 2.0 के 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं, 11 बजे का वक्त है। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे और उनके साथ में दोनों ही डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कितना काम योगी सरकार ने किया है, जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र में वादे थे, उन वादों को कितना पूरा किया जा रहा है, उन वादों पर कितना फोकस है, इसको लेकर भी अपनी बात सीएम योगी रखेंगे। सरकार के इस कार्यकाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 1 साल में सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है और जनता से किए वादे को पूरा करने में सरकार जुटी हुई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल बीत चुका है और इसके दौरान अगर हम बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 जैसे कई बड़े आयोजन भी रहे। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, पहले तो आपको भी बधाई, 1 साल का कार्यकाल आपका। और धन्यवाद। मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 6 वर्ष पूरे किए हैं
और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश का विमर्श नैरेटिव चेंज हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं इस 1 साल की? सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 पर हैं और कानून का राज स्थापित हुआ है। अपने विभाग की अगर बात करें, विभाग में आप देखेंगे हर जनपद में मिडिल कॉलेज की कार्रवाई चल रही है। मात्र 14 जनपद बचे हैं जहां पर कार्रवाई फाइलों में है, बाकी जगह धरातल पर हम उतार चुके हैं और सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दिलाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा जो लक्ष्य लेके चले थे लगता है वो पूरा नहीं हो पाया? देखिए, अभी ये जो सरकार है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले हमने 1 एक्सप्रेसवेज की परिकल्पना की थी, फिर 4 की, फिर लगातार इस ढंग से हम हर जगह एक्सप्रेसवेज बनाने जा रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को सीधे जोड़ करके लोगों को ये इस बात की है कि अपने घर और अपने कार्यस्थल की दूरी को मैं कम करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इस 1 साल की अगर बात करें विपक्षी से असफल कार्यकाल के रूप में और संकल्प पूरे न होने के रूप में, ये सब जनता तय करती है। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। जनता ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। वोट प्रतिशत बढ़ा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 24 में हम फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बना। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी से जुड़ा फैसला भले न्यायालय का है, लेकिन जिस तरह से भाजपा उन्हें पिछड़ा विरोधी बता रही है और उन्होंने एक जाति विशेष पर टिप्पणी की थी और ये उनकी भूल है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश से। 24 को लेकर कोई रणनीति तो नहीं कि पिछड़ा विरोधी साबित करें? देखिए, हम लगातार काम करते हैं और जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनको लेकर जनता के बीच में है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनता के बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पिटबुल का हमला। पिटबुल ने बच्चे को कमर, हाथ और पैर पर काटा। शिकायत के बाद कुत्ते के मालिक पर पिटाई का आरोप है। पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ये अपडेट है। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर है। अम्बेडकर नगर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में झड़प की जानकारी मिल रही है। 2 पक्षों की झड़प में 1 शख्स की मौत की खबर। 2 पक्षों में मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, जमीन का विवाद और इस विवाद में 2 पक्षों में झड़प और इस झड़प में 1 शख्स की जान चली गई। 6 लोग जख्मी हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।